देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया का खास प्रोग्राम सिंहासन और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। टाइम हो चुका है 7:59। और बता दें आपको महज 11 घंटे का इंतजार और बाकी है, क्योंकि इसके बाद लिखी जाएगी राजस्थान की सियासत की नई इबारत। किसे जनता सिराखों पर बिठाती है और किसे नकारती है, इस भाग्य का फैसला तो कल मतपेटियों में कैद हो जाएगा। लेकिन सरकार चुनने से एक दिन पहले की रात नेताओं का हाल वैसा ही है जैसा रामायण में निर्णायक युद्ध से पहले की रात में युद्ध लड़ने वाले पात्रों का था। हालांकि यहां आप पात्रों को छोड़ दें तो फिलहाल ये काल और परिस्थितियां भी वर्तमान के चुनावी परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठती हैं। परीक्षा के इस घड़ी में अब सिर्फ धैर्य, कर्मठता, कौशल प्रबंधन पर विश्वास करने के अलावा और कुछ नहीं है। माहौल किसके पक्ष में होगा ये तो 3 दिसंबर की तारीख ही तय करेगी, लेकिन आज की ये रात अगले 5 सालों का निर्णायक काल है। साथ ही राजस्थान के भाग्य और भविष्य का निर्णायक कालखंड भी है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से रामायण का वो प्रसंग याद आ रहा है कि ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। तो तैयारियां अब तक जो की, प्रचार प्रसार जो किया, जो इतनी मेहनत की, उसका परिणाम कह सकते कल ही, क्योंकि कल ही तो इम्तिहान है। कल जो जनता तय करेगी वही परिणाम होंगे, वही भाग्य होगा राजस्थान का और वो तस्वीर साफ होगी 3 दिसंबर को। लेकिन चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। नितिन सारस्वत जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। नितिन जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बहुत स्वागत है योगेश जी आपका भी। पंकज जी आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए अब तक तो प्रचार प्रसार हुआ, वादे हुए, संकल्प लिया गया, तमाम जिक्र हुआ चीजों का, मुद्दों को लेकर, लेकिन अब जनता क्या तय करती है वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब तक की मेहनत से उम्मीद क्या नजर आती है? क्यों जनता बीजेपी के साथ जाएगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो जब चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग नीचे तक गए, गाँवों में ढाणियों में बैठे हुए एक बुजुर्ग किसान से मिले, एक गरीब मजदूर से मिले, तो हमको एक चीज बड़ी स्पष्ट नजर आई कि कांग्रेस के 5 साल के कुशासन से बिल्कुल जो लाइन की अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वो भी परेशान है कांग्रेस के कुशासन से। दूसरी बात, कांग्रेस हर किसान को, हर युवा को इस बात का मलाल है कि जो 5 साल पहले हमसे जो वादे किए गए थे, हमको जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, उसमें ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से कांग्रेस हारेगी और बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। दूसरा बड़ा कारण, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो 16 तारीख को आया, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो 16 तारीख को आया, उस घोषणा पत्र ने जनता को इतना, मैं कहता हूँ, इम्प्रेस किया है, जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है। और वो घोषणा पत्र ही मेरे को लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके कारण से मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। और आम जनता ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस के कुशासन का बिल्कुल अंत करना है और राजस्थान में परमानेंट समाप्त करना है। ठीक है, नितिन सारस्वत में हमारे साथ है। नितिन जी, पंकज जी ने जो कहा आपने सुना कि कुशासन, कांग्रेस के कुशासन का अंत करना, और इसलिए जनता जाएगी बीजेपी के साथ, और कल जब वोटिंग होगी तो जनता कहीं ना कहीं मन बना चुकी है। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का बार बार यही कहना है कि 5 साल जो काम किया, जो योजनाएं लेकर आई हैं, जितनी राहत आम जन को दी है, उस आधार पर, उनके काम के आधार पर जनता एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देने जा रही है। कांग्रेस की अब तक की तैयारी, प्रचार प्रसार के बाद आज की डेट में क्या तस्वीर कांग्रेस मान रही है? देखिए श्वेता जी, इस बार जो राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमेशा ये परिपाटी रही थी कि एक तरफा चुनाव हो जाता था और हर कोई बोल सकता था कि इस बार ये जीतने वाला है। लेकिन इस बार जो हमारी सरकार ने जिस तरीके का काम किया है, जिस तरीके से गरीब को गणेश मानकर जो योजनाएं लागू की है, हमारे घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर जिस तरीके की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया है, आज पूरे देश में आपने देखा है कि राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता, वो पूरा मन बना चुकी है कि कांग्रेस को फिर से लाना है। क्योंकि एक तरफ भाजपा वो पार्टी है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो ओपीएस छीनने वाली है, वो आज जो चिरंजीवी योजना 50 लाख की है वो छीनने के लिए आने वाली है, वो कभी कमेटी की बात करती है, हम गारंटी की बात करती है। तमाम जो जितनी बातें कही गई, कभी इन्होंने इतनी सारी गारंटियां दी हैं कि इनकी सारी गारंटी एक्सपायर हो चुकी है, और हमारी जो गारंटी है वो सारी गारंटी लागू है। चाहे हमारे 50 लाख का बीमा,
50 लाख का बीमा हो, सिलेंडर देश में सबसे सस्ता हो, किसान के लिए लेकिन ये सब वादे भी तो अंतिम वक्त में किए गए नितिन जी, अंतिम वक्त पर ही तो किए गए। मंच पे सुना है कि आप अशोक गहलोत जी का नाम मत लीजिए, आप हमारे दूसरा सचिन पायलट जी का, इस तरीके का बह तो कैंडिडेट में वो गृह मंत्री जी से कह रहे हैं कि आप इस तरीके की बातें नहीं कीजिए, हम आज ही रात को हार जाएंगे, हमारे वोट डालने के लिए लोग नहीं आएंगे, कार्यकर्ता हमसे नाराज होकर चले जाएंगे। क्योंकि आज एक राजस्थान का बेटा है और दूसरी तरफ से भाजपा के पास आज कठपुतली, वो राजस्थान में भी एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और एक यहाँ पे राजस्थान का बेटा है। गुजरात में जाके मोदी जी कहते थे कि आज गुजरात का बेटा है, तो राजस्थान का बेटा अगर राजस्थान में नहीं होगा तो कौन होगा? आप हर जगह कठपुतली बनाना चाहते हैं। नहीं, राजस्थान में राजस्थान का बेटा जिसने सारी योजनाओं को लागू किया, जिसने गरीब की सारी योजनाएं, गरीब का साथ दिया, आज 7 गारंटी के साथ तो क्या गरीब का कल्याण होगा। लेकिन ठीक है आपने जो बात कही, लेकिन सवाल आप इसका भी जवाब दूंगी, तो क्या बीजेपी में कोई राजस्थान का नहीं है? क्या बीजेपी में भी इतने सारे सब कैंडिडेट राजस्थान के ही तो हैं? देखिए, सारी कैंपेन मोदी जी के नाम पे लड़े जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, जो गारंटी सारी एक्सपायर हो चुकी है, चाहे इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात कही हो, चाहे इन्होंने 15 लाख अकाउंट की बात हो। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी सुनिए, चुनाव प्रचार के दौरान भी यही बातें हुई हैं, यही जो आरोप प्रत्यारोप, कई सवाल ऐसे उठाए गए एक दूसरे के ऊपर और कई ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी? योगेश जी, सबसे अहम ये है कि देखिए, अब तक जो पार्टियों को करना था, कैंडिडेट को करना था, जो कुछ भी करना था वो कर लिया, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब कल का दिन अहम है, वो जनता के नाम है, जनता के हाथ में है कि वो किस प्रत्याशी के साथ जाती, किस पार्टी के साथ जाती है। लेकिन इन चुनाव में हमेशा अहमियत अलग अलग चीजों की होती है, लेकिन आपने क्या नोटिस किया इस बार जनता के लिए सबसे ज्यादा अहमियत क्या रखेगा? देखिए, ईमानदारी से कहूं तो नोटिस यही है कि किसी के पक्ष में कोई बड़ी लहर नहीं दिख रही। अगर वसुंधरा राजे फेस होती बीजेपी का तो पता नहीं क्या स्थिति होती, लेकिन ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी के बाकी नेता उनके सेनापति की भूमिका में है। उधर कांग्रेस में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सब प्रचार करने आए, लेकिन वहाँ फेस केवल अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत के फेस को उन्होंने आगे रखा और अशोक गहलोत के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आसमानी चुनावी बादलों में जो गर्जना हो रही है जी, गहलोत कैंप से या कांग्रेस कैंप से गारंटियों की गर्जना हो रही है। अब तक राजस्थान के इतने चुनाव देखे मैंने, कभी भी विकास के नाम पर यहाँ वोट नहीं मिला है। इसीलिए 30 सालों में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी रिपीट हो रही है। यहाँ जोखिम उठाया है कांग्रेस पार्टी ने और विकास के नाम पर, गारंटियों के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जो आखिरी दौर का प्रचार था बीजेपी का, वो इन 2 बड़े मुद्दों पर आकर केंद्रित हो गया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण, सुरक्षा, अपराध, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि राजस्थान में अलग अलग सीटों की अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है, अलग अलग वहाँ की पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, जो वहाँ पर जातीय कारणों को प्रभावित करती है। राजस्थान की जातीय समीकरण पूरे कहा जा सकता है पूरे देश में, केवल राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ अनूठे हैं, जहाँ पर जातियों की समीकरणों के बगैर विकास के नाम पर केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता। यहाँ जातियाँ, सोशल इंजीनियरिंग, अगर जिस कैंडिडेट ने उस सोशल इंजीनियरिंग को जीत लिया और आज रात को ही जीत लिया, तो वो कल चुनाव जीत जाएगा, वो कल तक चुनाव में सफल हो जाएगा। और अगर वो सोशल इंजीनियरिंग में कामयाब नहीं हो पाता तो वो नहीं जीत पाएगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके साथ अब की बार सरकारी महकमा से जुड़ा हुआ वोटर साथ जाएगा, जो कभी नहीं जाता। यही अशोक गहलोत की सरकार है जिसको पहली सरकार कर्मचारियों ने इस सरकार को हरा दिया था। लेकिन इस बार ओपीएस और तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकारी जो कर्मचारी है उसका वोट कांग्रेस पार्टी को साइलेंटली मिलेगा, ऐसा कांग्रेस को उम्मीद है। लेकिन जो एक मिथक है पिछले कई सालों से जो चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो मिथक जो इतना बड़ा मिथक है जो हमने अभी हिमाचल में भी देखा है, तो मिथक के तिलिस्म को क्या कांग्रेस तोड़ पाएगी, ये रहस्य है। ये हमको 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर है, इस बार राजस्थान का चुनाव नई कहानी लिखेगा, नई इबारत लिखेगा। क्योंकि अगर बीजेपी जीतती है तो नई इबारत ये होगी कि बगैर वसुंधरा राजे चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीती, और अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये 30 सालों का मिथक तोड़ने वाला काम होगा। और अशोक गहलोत
एक तरह से कहा जाए तो राजनीति के महामानव बन जाएंगे, न केवल प्रदेश की राजनीति के बल्कि देश की राजनीति की भी। बिल्कुल। पंकज जी, इसी पर ही सवाल जो बात अभी कही योगेश जी ने, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ये जो चलता आ रहा है इसे तोड़ने की बात, और सबसे अहम बात ये कि इस बार किसी एक की लहर नहीं है। हम नहीं कह सकते कि एक तरफा ये जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी पार्टी। कंपटीशन भी है, टक्कर भी नजर आ रही है, गारंटी है तो संकल्प भी है। इन सब सिनेरियो के बीच में क्या लगता है बीजेपी को कि वाकई में जो हर 5 साल में होता आ रहा है वही यहां पर होगा? क्योंकि अंडर करंट क्या है वो अभी कुछ नहीं कह सकते। जरूरी नहीं कि जो भीड़ जुटी वही यहां पर तस्वीर क्लियर करेगी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि लहर नहीं है। मैं फिर बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो जन घोषणा पत्र है, जिसको हमने संकल्प पत्र कहा, उसके लिए जब हम 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बीच में गए, जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, तो जिस प्रकार से एक आम आदमी जो राजस्थान में भ्रष्टाचार की घटनाएं उससे परेशान है, राजस्थान की महिलाएं जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न से परेशान है, राजस्थान के युवा जिस प्रकार से पेपर लीक से परेशान है, उसको सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लहर नहीं, ये तो कोई सुनामी है। और जो कल के आपको वोटिंग में ही पता चल जाएगा। ये बात ठीक है कि आप टीवी चैनल में बैठ के अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाए रखने के लिए आप यहाँ बड़े बड़े दावे कर दें, गारंटियां ले लें, परंतु उस गारंटी का क्या करें जो गारंटी पिछले 5 साल में फेल हो गई। आपने जो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो जन घोषणा पत्र दिया, उस जन घोषणा पत्र में जो वादे किए, मैं एक सामान्य आदमी होने के नाते मुझे जानना चाहता हूं कि ये वादे आपको पूरे करने में 5 साल से किसने रोका? आपने कहा कि हम सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे। आपको पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए किसने रोका? आपने गृह मंत्री बनाना आपके हाथ में था, आपने 5 साल में गृह मंत्री नहीं बनाया। राजस्थान ने इस 5 साल के अंदर जो रिकॉर्ड बनाए वो वास्तव में पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाले हैं। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, खनन माफिया के अंदर नंबर 1, महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1, बलात्कार की घटनाओं में नंबर 1, पेपर लीक के अंदर नंबर 1। कितनी घटनाएं बताऊं जिसे हर राजस्थानी शर्मसार होता है, और उसके बावजूद कोई अपना जन घोषणा पत्र में ये कहे कि हम लोग कानून व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे। अरे आप पिछले 5 साल में गृह मंत्री तो बना नहीं पाए। आपके मंत्री के बेटे, आपके एमएलए खुद बलात्कार में शामिल रहे, आपने उनको तो गिरफ्तार किया नहीं। अब कहां से कानून व्यवस्था ठीक करेंगे? ठीक है, ये है मुद्दे रहे बीजेपी के, क्योंकि प्रचार के दौरान, संबोधन के दौरान भी पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया और तमाम मंत्रियों ने भी, नेताओं ने भी इसका जिक्र किया, जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी जिक्र किया। ऐसे में कितना असर इसका होगा नितिन सारास्वत? क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, काम बहुत किए हैं, लेकिन ये जो मुद्दे रहे जो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है, ऐसे में इससे भी तो नुकसान होगा। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई इसे इग्नोर ही कर दे। देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात है कानून व्यवस्था की। आज राजस्थान में लगातार हमने महिला स्वागत कक्ष बनाए, कंपलसरी एफआईआर करी, सजा में हम सबसे आगे रहे। 9 दिन में भी हमने रिकॉर्ड 9 दिन के अंदर बलात्कारियों को सजा, जेल के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचाया। 9 दिन के अंदर पूरी प्रोसेस पूरी करके अनुसंधान का समय जो 254 दिन इनके टाइम में हुआ करता था उसे 52 दिन कर दिया गया। वहीं इनका दूसरा मॉडल है जहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह जो एमपी है, उसको देश की जो शान बेटियां हैं उनको जाके आपको पता है किस तरीके से एफआईआर करानी पड़ी, पुलिस से एफआईआर भी नहीं की, और वो आज संसद में बैठ के मुस्कुराता है और बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है। तो दूसरी देखिए, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एमएलए हो, एमपी हो और शासन हो कभी भी बलात्कारियों के साथ खड़ा हो। हर जो अपराधी है वो जेल के अंदर है। एक बार भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, मेरे को एक बार पूरा कर लीजिए फिर आप बोलिए। भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, इनकी पुरानी सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बिल लाई थी, वहां पे हमारे टाइम पे भ्रष्टाचारियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। इनके टाइम पे 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार है, उसी को वित्त मंत्री बना दिया जाता है, पूरा बजट दिया जाता है। तो 2 मॉडल है। पेपर लीक की हमारे टाइम में 200 लोगों को पेपर जेल के अंदर भेजा गया, तमाम कानून बनाए गए। इनके टाइम में 13 पेपर लीक हुए, आरएस, आरजेएस, आरटीएस के समेत। लेकिन ये 1-2 आदमियों को बता दें जिनको इन्होंने जेल में भेजा हो, जिनकी संपत्ति कुर्की हो। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन उसके साथ ही कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई बहुत जरूरी है। सरकार में कार्रवाई नहीं हुई। पंकज जी, एक रिएक्शन इसी पर। पंकज जी, क्योंकि पेपर पहली बार लीक नहीं हुई, बार-बार कांग्रेस कहती है, लेकिन लीक नहीं हुआ है तो क्या कभी से रोका नहीं जाएगा? हर पार्टी में क्या ये काउंट किया जाएगा किसकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए? मैं ये बड़ा जोश के साथ बोले, युवा प्रवक्ता है तो जोश अच्छा लगता है, परंतु मैं इनको नाम लेके पूछना चाहूंगा। महेश जोशी मंत्री के बेटे के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, उस बलात्कार पीड़िता को इतना टेरराइज किया गया
कि उसने राजस्थान में एफआईआर कराने की जहम नहीं उठाई, उसने दिल्ली जाके एफआईआर कराई। और आज 2 साल से ऊपर हो गए, ना तो महेश जोशी का बाल बाका हुआ, ना बेटे को एक दिन भी इंट्रोगेशन के लिए पूछा गया, एक दिन में इंट्रोगेशन नहीं हुआ। दूसरी बात, आपके कांग्रेस के एमएलए जौहरी लाल मीणा, उनके बेटों के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, एक दलित के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई, आज दिन तक एक बार भी उनसे इंट्रोगेशन नहीं हुआ। मैं ऐसे कितने मामले बताऊं आपको जिसमें आपके मंत्री एमएलए खुद उसे बलात्कार के मामलों के अंदर है और आपने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि पेपर लीक, अरे पेपर लीक मान लीजिए कोई गलती हुई है तो आपने सुधारने के क्या किया? सुधारने की जगह या स्थिति ये है कि जो ढाका पेपर लीक का मुख्य आरोपी था उसको आपने अपने संरक्षण के अंदर राजस्थान की सीमा से बाहर पहुंचाया, और न केवल सीमा से बाहर पहुंचाया, उसको हिंदुस्तान से बाहर पहुंचाने के लिए ठीक है पंकज जी, क्योंकि राजस्थान में जो कुछ हुआ है राजस्थान के जनता यहाँ का युवा भी देख रहा है, और युवा चुनाव में निर्णायक है, युवा वोटर्स चुनाव में निर्णायक है, और ऐसे में वो किसके साथ जाती है भी बेहद अहम रहेगा। लेकिन योगेश जी, ये जो मुद्दे जिसमें ठीक है सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, कई चीजें ऐसी आई और उसे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री के जरिए या फिर सरकार ने करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही साथ योजनाओं की बात कर रहे हैं या राहत देने की बात की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ये मुद्दे भी जनता के जहन में रहेंगे जब वो वोट कास्ट करने जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कुछ मुद्दे तो इस तरह के रहेंगे जो वाकई में जिनका जनता से सीधा कनेक्शन रहा या जनता को सीधा जिनका लाभ मिला। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने लाभ दिया है, कांग्रेस सरकार ने लाभ दिया है, किसान निधि के तहत केंद्रीय सरकार के भाई लाभ भी राजस्थान में किसानों को मिला है। लेकिन जो चिरंजीवी और ओपीएस जैसी बड़ी कांग्रेस की घोषणाएं हैं, वो कितना रिएक्शन जनता में कर पाती है, कितना वोटर को वो गेन कर पाती है कांग्रेस की तरफ वोट डालने के लिए, क्योंकि अब तक ऐसा होता नहीं राजस्थान में। वसुंधरा राजे की सरकार में भामाशाह योजना आई थी, लेकिन वोटर को ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ा और सरकार कांग्रेस की बन गई थी 2018 में। अशोक गहलोत की पहली सरकार थी, अशोक गहलोत की पहली सरकार में भी मुफ्त इलाज का, मुफ्त दवा का और ये मुफ्त शिक्षा, इस तरह की बड़ी योजनाएं वो भी लेकर आए, और लेकिन सरकार फिर बीजेपी की बन गई। तो राजस्थान में जो ट्रेंड सेट है और 2-2.5% पर पूरा चुनाव आप देखेंगे कि बीजेपी का वोटो परसेंटेज और कांग्रेस का वोटो परसेंटेज को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बन गई थी, अशोक गहलोत की सरकार बन गई थी। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 40 से 45 ऐसी सीटें हैं राजस्थान के अंदर जिनको लेकर सट्टा बाजार भी पूरी तरह सटीक आकलन नहीं कर पा रहा, तो चुनावी विश्लेषक भी आकलन नहीं कर पा रहे कि उन सीटों पर क्या होगा। वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, चौकोणीय मुकाबला है, वहाँ बीएसपी, आरएलपी और वहाँ इंडिपेंडेंट्स, वहाँ दोनों ही दलों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम चल जाएं वागड़ की तरफ, खासतौर से उदयपुर डिवीजन में, तो वहाँ बीटीपी, भारतीय आदिवासी पार्टियाँ, वहाँ अलग अलग पार्टियों, मुख्य पार्टियों का समीकरण बिगाड़ रही हैं। पूर्वी राजस्थान और मारवाड़, ये 2 बड़े अंचल रहे और जिन्होंने पिछली सरकार कांग्रेस की बनाने में बड़ा योगदान दिया था। चाहे हम जयपुर से लेकर धौलपुर तक चल जाए, चाहे हम जयपुर से लेकर बाड़मेर तक। बिल्कुल, और योगेश और इसलिए कह सकते हैं कि इस बार भी अगर एक तरफा नजर नहीं आ रहा, लहर नहीं नजर आ रही है, तो ऐसे में इनकी भूमिका भी अहम हो जाएगी सरकार बनाने के लिए। फिर चाहे देखिए, लहर का तात्पर्य ये होता है श्वेता कि लहर हमको लगने लग जाता था 6 महीने पहले से और कि स्वीप हो रहा है। अभी हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम 100 तक पहुंच रहे हैं, कोई कहता है 115 पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से जो आकलन है वो अभी तक एक तरह से खुलकर बोलने वाली बात है ना, कि हम 160 170 तक पहुंच रहे हैं। टेक्निकली जो है वो अभी तक कई सीटों का मिजाज अभी तक पूरी तौर पर सामने नहीं आ पाया। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। नितिन, वोटिंग परसेंट भी बेहद अहमियत रखता है और इसलिए जनता से अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। पिछली बार भी वोटिंग परसेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस को मौका मिल गया सरकार बनाने का, क्योंकि जीत दर्ज की। लेकिन इस बार उम्मीद कितनी वोटिंग परसेंट को लेकर? देखिए श्वेता जी, ये राजस्थान की अस्मिता और गौरव के लिए ये मतदान हो रहा है इस बार, और राजस्थान की जनता केवल इतिहास रहा है या मान और सम्मान के लिए कुछ भी हद तक राजस्थान की जनता गुजर गई है। यहाँ पे मान सम्मान को ही सबसे पहले
पहले रखा गया है। और जिस तरीके से गरीब जनता, जिस तरीके से गहलोत जी ने जिस तरीके से काम किया है गरीब जनता को सशक्त करने का, आज पूरी गरीब जनता राजस्थान की एक साथ खड़ी होकर हमारे लिए चुनाव लड़ रही है। आज वही हमारे लिए आगे जाके जिस तरीके से मंचों पे आपने देखा है कि इनको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि गहलोत जी के बारे में कुछ मत बोल देना, सचिन पायलट जी के बारे में कुछ मत बोल देना, आज वही जनता बोल रही है, इन्हीं के मंचों पे जाके बोल रही है इन्हीं के। और वो जो इनके प्रत्याशी है वो समझ रहे हैं, हो सकता है टीवी डिबेट पे आके इनकी एक मजबूरी है कि इस तरीके के दावे करना, लेकिन ये जानते हैं पंकज जी कोई मजबूरी है क्या? हकीकत क्या है, मजबूरी है क्या या हकीकत ही बयां करते हैं यहाँ पर आकर बीजेपी प्रवक्ता? मैं दो छोटे से उदाहरण दूंगा आपको। जी। चाकसू विधानसभा के जो इनके कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शायद उनके साथ में अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान 17 से 18 ऐसी घटना हुई है जब उनकी गाड़ी में पत्थर फेंके गए या उनको मारने पीटने तक की कोशिश की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, कांग्रेस के प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को गांव में नहीं घुसने दिया गया। ये मैं अपने जयपुर के नजदीक का उदाहरण बता रहा हूँ। लगभग यही हाल पड़ोस की विधानसभा जम्वा रामगढ़ में, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 40 गांवों के अंदर कांग्रेस मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद ऐसे नारों से घेरना पड़ा। अगर उसके बाद भी क्योंकि इनके नेताओं को पीछे के गेट से जाना पड़ रहा था, जिस तरीके से नितिन जी, अगर विरोध की बात है तो ये चाहे सभाओं की बात कर ले, टिकट मिलने के बाद देखे या फिर बागी हो जाने के बाद देखे, पूरा राजस्थान ही देखा है और बीजेपी कांग्रेस दोनों में ये चीज देख रही है। मैं बात कंप्लीट कर लूं। और जहां तक बात एक में इनके कहना चाहिए जो जिस प्रकार से जनता को भ्रम में रखते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं चिरंजीवी योजना को हम 50 लाख करेंगे। मैं ये कहता हूं 50 लाख नहीं, आप उसे 5 करोड़ कर दीजिए, परंतु पिछले 1 साल का हिसाब तो देख लीजिए। 10 लाख से 25 लाख के बीच में क्लेम उठाने वाले पिछले 1 साल के अंदर केवल 7 लोग हैं। चलिए ठीक है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में क्लेम उठाने वाले केवल 7 लोग हैं। किसने क्या किया जनता को पता है, जनता का डिसाइड करना है। कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। खत्म हो रहा है। योगेश जी एक लास्ट कमेंट चाहिए, 1 मिनट नितिन जी, पंकज जी 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट नितिन जी, इतना तेज बोलने से कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए आंकड़ों का वक्त नहीं है ना कि हम आंकड़ों पर बात करो, दिखाए। योगेश जी नितिन जी 1 मिनट आपकी बात हो गई है योगेश जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक अहम सवाल ये कि बीजेपी कांग्रेस 5 साल सरकार बनाती आई है, इसका भी जिक्र हमेशा हुआ है और क्योंकि देखने को भी मिला है। लेकिन इससे इतर, क्योंकि जब हम टक्कर की बात करते हैं तो बीजेपी कांग्रेस होती है, लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आरएलपी की, आजाद पार्टी हो, बीटीपी हो, निर्दलीय हो, इनकी भूमिका कितनी अहम रहने वाली इस बार? क्योंकि इस बार के चुनाव हर कोई ये मान रहा है कि हर बार से अलग है और अलग इस लिहाज से भी देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये जो एग्जैक्टली जो विश्लेषण आना चाहिए, जो फ्लो आना चाहिए, जो स्वीप का संकेत आना चाहिए, वो इसलिए नहीं आ पा रहा कि जो थर्ड फ्रंट कई जगह पर सीपीएम है मजबूत, कई जगह पर आरएलपी मजबूत है, कई जगह पर बीएसपी के उम्मीदवार वहाँ पूरा समीकरण बिगाड़ रहे हैं, कई जगह पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, कई जगह पर भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी है। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं और कई जगह इंडिपेंडेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट्स भी काफ़ी अपने आप में शक्तिशाली नेता हैं, जो चाहे एक बड़े नेता डीडवाड़ा में है, एक बड़े नेता शाहपुरा, यानी राजस्थान की तस्वीर भी बदल सकते हैं, निर्णायक भूमिका में रहेंगे और सत्ता में अगर साथ गए किसी की ऐसी स्थिति बनी तो सरकार बनाने में भी अहम भूमिका रह सकती है। ईवीएम का संकेत, ईवीएम पर जो कल अपने लोगों के वोट डलवा पाएगा, अपनी पार्टी, अपने विचारधारा समर्थकों के, लेकिन ये जरूर है कि परसेंटेज जो होगा कल मतदान का वो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करेगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये तो तय है कि अब तक नेताओं को जो करना था, प्रत्याशियों को जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन कहते सभी रहे कि जनता जनार्दन है, जनता ही माई बाप है। और वाकई में आज हम ये कह सकते हैं क्योंकि कल का दिन सिर्फ जनता का है, आप ही तो हैं जिन्हें अपनी सरकार चुननी, अपना प्रत्याशी चुनना है। और इसलिए फर्स्ट इंडिया भी अपील यही करता है कि बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लीजिए, घर से निकलिएगा, वोट करिएगा और एक रिकॉर्ड परसेंटेज राजस्थान का निकल कर आए जिसमें देश बात करे कि राजस्थान की जनता कितनी सजग है, वोट करने के लिए निकली है और इतना बड़े कह सकते हैं कि रूप में परसेंट में यहां पर मतदान हुआ है। ये उम्मीद फर्स्ट इंडिया भी करता है। चलिए, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।